हाथरस हादसे वाली जगह पर इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जगह का मुआयना कर रहे हैं। सबसे पहले गए थे वो अस्पताल जहां पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात करी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी और इस समय उस जगह को वो देख रहे हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। उस पंडाल की तरफ देख रहे हैं जहां पर आयोजन स्थल की परमिशन दी गई थी। वो उस जगह को वो देख रहे हैं जहां पर कल ये हादसा हुआ था। कल तमाम लोगों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं सामने आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा समझाने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात करी। अभी घटनास्थल पर वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जो सोच है, उनकी सोच यही है कि अभी की जो स्थिति है, अभी के जो हालात हैं, उस हिसाब से जल्द से रिपोर्ट मांगी जाए। 24 घंटे में रिपोर्ट देने की बात की गई थी और साफ ये है कि उन्होंने पहले पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी और उसके बाद अब घटनास्थल पर आकर यहाँ पर लगातार दौरा करते हुए और चीज़ों को समझते हुए नजर भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। हाथरस में हुए हादसे में एफआईआर तो लॉन्च हो गई, लेकिन इस एफआईआर पर अब तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। एफआईआर में बाबा का नाम कहीं भी नहीं दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाबा के एक सेवादार पर और साथ में 11 अज्ञात लोगों के नाम पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें यह जिक्र किया गया है कि इस आयोजन के लिए करीब 80,000 लोगों को परमिशन दी गई थी, लेकिन आयोजकों ने तमाम नियमों को ताक पे रखकर 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाया और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे। ऐसे में साफ है कि इस पूरे मामले में लापरवाही आयोजकों के खिलाफ और कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसमें बात समझाने के लिए साफ है कि एफआईआर के हिसाब से बाबा पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन बाकी जिन लोगों का नाम है उसको आधार पर अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस आगे जांच को बढ़ाती है और किस तरीके से वो अपनी कार्रवाई को आगे सामने रखती है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 हाथरस। हाथरस कांड में 121 बेगुनाहों की जान जाने के बाद अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल खड़े किए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हादसे के बाद अगर कोई अस्पताल भी पहुंच गया तो उसे पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, न ऑक्सीजन न दवाई और दूसरे इलाज भी नहीं मिल पाए। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि किसी आपात स्थिति में लोगों का इलाज भी नहीं हो पाए? वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना के लिए सरकार को दोषी मानते हुए आरोप लगाया कि ये घोर लापरवाही का नतीजा है। इन सबके बीच फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात के अलावा अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। योगी सरकार के तमाम मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आग्रह किया है कि इस मामले पर सियासत न की जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में सत्संग में भगदड़ और मौत के मामले में आज प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आएगी। दरअसल बीते दिन जनपद हाथरस में नारायण सरकार विश्व बाबा हरि के सत्संग में हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, कई गंभीर घायल हुए हैं। हालांकि प्रारंभिक जांच में एसडीएम सिकंदरा मऊ जो रिपोर्ट डीएम को सौंपी है उसमें कहा गया है कि जब बाबा प्रोग्राम के बाद जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते पर श्रद्धालु उनके दर्शन और उनकी चरण रज माथे पर लगाने लगे। लोग बाबा के पास न पहुंचे, इसलिए सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, कई लोग नीचे गिर गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत के लिए कुछ लोग एक खेत की तरफ भागे, वहां ढलान थी, कुछ लोग उसमें गिरे और उसके ऊपर से लोग भागने लगे। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, कई घायल भी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि घटना के तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर के नेतृत्व में जांच टीम भी गठित की थी, जिन्हें फिलहाल 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करनी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में भी विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। विपक्ष इस दौरान वॉकआउट भी कर गया। उनके वॉकआउट करने के दौरान ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाना तो आता है, लेकिन सत्य सुनने की ताकत नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लगातार मणिपुर जैसे मुद्दों पे भी बार बार विपक्ष की तरफ से चर्चा की गई थी। नीट पेपर लीक के मुद्दे पे भी विपक्ष की तरफ से चर्चा की गई थी। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में जवाब भी दिया और साथ ही ये कहा कि उनकी सरकार तीसरे टर्म में कैसे पहुंची है, कितनी मेहनत से पहुंची है और इसके साथ साथ आम जनता को भी
एक तरह से एक मैसेज देने का प्रयास किया प्रधानमंत्री ने, धन्यवाद भी आम जनता को किया। कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कामकाज का तो उन्होंने बताया ही, लेखा जोखा दिया, आगे के 5 साल का रोड मैप भी दिया, लेकिन विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने आज वॉकआउट कर दिया जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दे रहे। हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो उसके थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कहा कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते थे, जिस पर विपक्षी दलों ने जमकर इसका विरोध किया कि हम 26 जनवरी तो मनाते हैं, संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। इस पर जो LOP है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस पर विरोध किया, आपत्ति जताई और बीच में बोलने का मौका चाहते थे। इसी बात को लेकर के हंगामा शुरू हुआ। बार बार LOP जो है समय मांगते रहे, समय नहीं मिला और हंगामा इसी बात पे शुरू हुआ। तमाम विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया, उसके बाद आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, LOP को बोलने का मौका नहीं दिया। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सरकार का बजट पेश किया गया है। करीब 3.5 लाख करोड़ का ये पूरा बजट है, यानी पिछले बजट से 16% इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन बजट के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह रही नर्सिंग कॉलेज घोटाला का मामला और दूसरी जिस बजट को पेश किया जा रहा था उसी वक्त ये भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इस बजट में वो योजना जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है उसकी राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई। इस पर भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि तमाम तरह की योजनाओं का अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो बजट पेश किया गया है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, उन्होंने हर तरह की योजनाओं में अलग अलग हिस्से में बांटा है। जिसमें बात की जाए तो पूरा जो बजट है वो महिला के साथ साथ उद्योगों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस पर हंगामा ज़्यादा चल रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जब बजट पेश हो रहा है तो उसमें नर्सिंग कॉलेज घोटाला का मामला लगातार सुर्खियों में। इसी को लेकर यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रुपेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने अपने जोरदार तेवर दिखाते हुए सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। हंगामा भी बरपा गया। विपक्ष की ओर से प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली अचानक खड़े हो गए और उन्होंने यह कहा कि चूंकि इस साल का यह पहला सत्र है तो ऐसे में इसकी शुरुआत नियमानुसार राज्यपाल के अभिभाषण से ही होनी चाहिए। हालांकि इसे लेकर जब हंगामा बरपा तो सरकार की ओर से भी सफाई दी गई और कहा गया कि पिछला सत्र भले ही दिसंबर में शुरू हुआ हो, लेकिन उसका 17वां मार्च महीने में हुआ था, तो ऐसे में ये द्वितीय सत्र ही कहलाएगा। और उसके बाद स्पीकर ने भी इस हंगामा के दौरान एक बात साफ कह दी कि राज्यपाल के अभिभाषण की से इस सत्र की शुरुआत नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्र का ये कंटिन्यूएशन ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर पहला ही दिन हंगामे में गुजरा और अब यही देखना होगा कि कल जब विधानसभा अपने दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू करती है तो किस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक नजर आ रही है। वहीं बीएचपी और आरएसएस भी राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध जता रहे हैं। आज बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और लगातार नारेबाजी की। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और सांसदों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार संसद में बोले और उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन बीजेपी के नेता हिंदू है ही नहीं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये अपमान सिर्फ हमारा नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का और साथ ही साथ हिंदुओं का अपमान है। इसलिए राहुल गांधी को अपने बयानों को वापस लेना चाहिए। हालांकि इस पूरे बयानबाजी के बाद राहुल गांधी के उन शब्दों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। राहुल गांधी ने उस पर भी सवाल खड़े किए। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मौसम विभाग ने नैनीताल जनपद समेत कुमाऊं के सभी पर्वतीय जनपदों के लिए 2, 3 और 4 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से लगातार आसमान से आफत की बारिश बरस रही है।
अगर बात की जाए तो हल्द्वानी की सुबह 8 बजे तक 111 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रेमपुर लोशानी हो या फिर काठगोदाम हो या दमोडुंगा हो या फिर पंचायत घर या आंवला चौकी का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट हो या एसडीएम हो, सभी आला अधिकारी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने मौसम का अलर्ट जारी किया था, उसको लेकर स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हालात काफ़ी खराब हैं। फिलहाल मौसम विभाग का रेड अलर्ट अभी भी जारी है। स्थिति काफ़ी खराब है। सभी जिला प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। सभी बाढ़ चौकियों पर तैनाती की गई है। सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति प्रशासन कह रहा है कि उसके नियंत्रण में है। आने वाला जो 24 घंटा है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। हल्द्वानी से हर्ष रावत, न्यूज़ 24। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। हम इस समय मौजूद हैं नगरोटा में। आप देखिए कि आर्मी चीफ जो हैं उनका हेलीकॉप्टर नगरोटा में लैंड हो रहा है। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरा है। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ सबसे पहले जो है वो LOC पर गए। वहां पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी कैसी है, घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, वहां पर जो जवान मौजूद थे उनका हौसला बढ़ाया। और हमेशा से ही जो आर्मी चीफ हैं, जब ये नॉर्दर्न कमांडर थे, इनकी यही कोशिश थी कि LOC पर मौजूद हमारे जो जवान हैं उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, उन्हें लेटेस्ट उपकरणों से लैस किया जाए, ताकि दुश्मन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाएँ। यहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं उनको जाते हुए उनके साथ आर्मी कमांडर भी हैं। और आप देखिए कि एक हाई लेवल जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे, इसमें उनको ब्रीफ किया जाएगा कि मौजूदा समय में जो ऑपरेशन चल रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, खासतौर पर जम्मू रीजन में, क्योंकि 7 आतंकियों के जो ग्रुप हैं वो एक्टिव हैं। और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भी कैसे चाक चौबंद किया गया है, यात्रियों की सुरक्षा कैसे है, उसके बारे में भी इनको ब्रीफ किया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 नगरोटा। मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मनोज जारंगे पाटिल का आरोप है कि उनके घर और गांव की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है कि उनसे कौन मिलने आता है, मनोज जारंगे पाटिल किससे मिलते हैं, कब बाहर जाते हैं, ये सब निगरानी रखी जा रही है। इसलिए मनोज जारंगे पाटिल को जान का खतरा है। मराठा आंदोलनकारियों ने मनोज जारंगे पाटिल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यह मांग की है कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मनोज जारंगे पाटिल की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा, जालना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनकी सुरक्षा जरूर बढ़ाई जाएगी। मनोज जारंगे पाटिल की सुरक्षा में अभी तक कोई कोताही नहीं बरती गई है और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। जवान सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर अभी भी लगातार घमासान जारी है। आज इंडिया यूथ फ्रंट जो कि इंडिया अलायंस के सभी युवा विंग्स को मिलाकर एक इंडिया यूथ फ्रंट बनाया गया है। उस इंडिया यूथ फ्रंट ने 8 जुलाई को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस दिन 8 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और ये धरना प्रदर्शन आगे भी इन्होंने कहा कि जारी रहेगा जब तक नीट एग्जाम जो स्टूडेंट री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये उनका धरना प्रदर्शन किसी तरीके से जारी रहेगा। यानी कि नीट एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर जो घमासान है वो लगातार जारी है। NSUI ने भी आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। वहीं जितने भी ये करीब इंडिया अलायंस के करीब 30 दल हैं, इन 30 दलों के जो यूथ भी है, अब वो भी इस लड़ाई में नीट एग्ज़ाम की डिमांड के साथ कूद पड़े हैं। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए इसमें खुलासे भी हो रहे हैं। इस मामले में CBI की टीम ने जहां चतरा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं हजारीबाग के एक और कोचिंग संचालक की भूमिका इसमें संलिप्तता सामने आई है। और अब इस मामले में CBI के रॉकी और संजीव मुखिया की तलाश थी ही, लेकिन मेरठ के जेल में बंद इस मामले में रवि अत्री और फरार चल रहे आलोक वत्स को लेकर भी कई जानकारियां पुलिस को मिली है। रवि अत्री को लेकर अब CBI का दावा है कि जल्द ही वो उसे रिमांड पर लेकर इस मामले में पूछताछ करेगी। फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है CBI। तमाम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में
पूर्णिया और गोपालगंज में दर्ज हुई प्राथमिकी को लेकर भी वो जांच कर रही है, जहां पे स्कॉलर की गिरफ्तारियां हुई थी और उस दिन जो लोकल पुलिस थी उसने इसका खुलासा भी किया था। फिलहाल सीबीआई इस मामले को लेकर अब इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इसमें सिर्फ संजीव मुखिया और उसके जो भतीजे हैं रॉकी वही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें एक इंटर स्टेट गैंग शामिल है जो अलग अलग राज्यों में पूर्व से ही ऐसे परीक्षा माफियाओं में परीक्षाओं में सक्रिय रहता था और अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशनों के पेपर लीक करने का काम करता था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधान परिषद के इतिहास में पहली बार विधान परिषद के विपक्ष के नेता का 5 दिन के लिए निलंबन हो चुका है। दरअसल 3 दिन पहले राहुल गांधी ने सदन में हिंदू को लेकर एक वक्तव्य किया था। इसको लेकर विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रसाद लाल ने इस पर यहाँ पर प्रस्ताव रखा और राहुल गांधी का निषेध करने की कोशिश वहाँ पर की। इस पर बात करने के लिए विपक्ष के नेता अंबादास दानवे खड़े हुए और उन्होंने वहां पर अपना बोलना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और वहां पर प्रसाद लाल ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने पहले तो वहां उन्हें जोर जोर से चिल्लाया और बाद में उन्हें गाली दी। इस गाली देने के बाद वहां पर चेयर पर बैठी नीलम गोरे ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो बयान दिया है उसकी हम जाँच करेंगे। तुरंत एक दिन में जांच हुई और विपक्ष के नेता को वहां पर निलंबित करना पड़ा। दरअसल कल ही उद्धव ठाकरे ने अंबादास दानवे के वक्तव्य पर माफी मांगी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि उनका निलंबन हुआ है वो सरासर गलत तरीके से हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष को नेता को ही अब यहाँ पर सदन में आने की अनुमति नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। अब लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार इस मिशन में जुट गए हैं। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 युवाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। आज जिन 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटी गई उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानून गो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर करीब 9,888 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिन्हें आज खुद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शुरू से ही बिहार में नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ जदयू के नेता कहते हैं बिहार में नौकरी का मतलब नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता यह कहते हैं बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के क्रसबलाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 टिफिन आईडी को बरामद किया है, जिसमें एक टिफिन में 15 किलो आईडी रखी हुई थी और दूसरे में करीब 8 किलो आईडी रखी हुई थी। सुरक्षा बलों को एक पुख्ता इनपुट मिला था इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है। उसके बाद इन घने जंगलों में कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जैसे ही ये ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान सुरक्षा बलों को ये 2 आईडी मिलती है। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे, और ये जो आईडी मिली है, अगर आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते, एक बड़ी आतंकी घटना को वो अंजाम दे देते। इस समय बॉर्डर पर ऑपरेशन पसंद शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का यही मकसद है कि आतंकियों के जो 7 ग्रुप जम्मू संभाग में एक्टिव हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढूंढा जाए और उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। महाराष्ट्र सरकार को ड्रग्स ऑल आउट में बड़ी कामयाबी मिली है। मीरा भाईंदर पुलिस ने डी कंपनी के ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने डी कंपनी के ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जो देश के 4 राज्यों से चलाई जा रही थी। पुलिस ने तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से चलने वाली 4 फैक्ट्री को सीज भी किया है। पुलिस की माने तो इस मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से हुई है। सभी लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। पुलिस की माने तो इस नेटवर्क का सरगना डी कंपनी का ड्रग्स नेटवर्क चलाने वाला सलीम डोला है, जिसके खिलाफ हाल ही में मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सलीम यह नेटवर्क विदेश से चला रहा था और गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से संपर्क में था। मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे की माने तो हम
जल्द ही जो है मीरा भाईंदर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सलीम डोला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी और इस नेटवर्क में दाऊद इब्राहिम के रोल की भी जांच की जाएगी। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लेने के लिए विशेष विमान बारबाडोस पहुंच चुका है और उम्मीद है कि तमाम भारतीय खिलाड़ी जो है वो कल सुबह 6 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद करीब 11 बजे के आसपास उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और उसके बाद एक कार्यक्रम उनका जो पूरा सेलिब्रेशन होगा उनके विश्व कप जीतने के बाद वो मुंबई में रखा गया है। मुंबई में उनके लिए बाकायदा एक बड़ी सी पूरी की पूरी उनको एक बस में बिठाकर पूरे मुंबई में जगह जगह घुमाया जाएगा और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक पूरी सेरेमनी होगी। दरअसल T20 विश्व कप जीतने के बाद फाइनल के बाद ही भारतीय टीम वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते बारबाडोस में ज़्यादातर फ्लाइट्स जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाई, जिसके बाद BCCI सचिव जय शाह ने एक विशेष विमान का प्रबंध किया और विशेष विमान एयर इंडिया का जो बारबाडोस पहुंच चुका है और कुछ ही देर में वो खिलाड़ियों को लेकर वहां से निकलेगा और कल सुबह तमाम खिलाड़ी जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। हम संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली।